Hello, plus two class. Welcome again to A to Z Education by Joginder sir. Today we will discuss our next topic of current electricity, that is Ohm's law. Students, ये टॉपिक आपने ऑलरेडी 10th क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है, तो आज डिटेल में इसे हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इसके डेफिनेशन के ऊपर। As per Ohm's law, it states that current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference V across the ends of the conductor, provided the physical conditions such as temperature, mechanical strain, etc. are kept constant. तो बिल्कुल सिंपल सा लॉ है जो बोलता है कि किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, लेकिन उसके लिए कंडीशंस हैं कि उसका टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन या प्रेशर जो होना चाहिए इट शुड बी केप्ट कांस्टेंट। क्लियर, ये कंडीशंस जो होनी चाहिए वो कांस्टेंट होनी चाहिए, अदरवाइज करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। राइट, तो एज पर डेफिनेशन ये क्या बता रहा है कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, इट इज लाइक दिस, suppose it's a conductor having two ends A and B and A and B and connected to a potential difference V। तो आपको पता है कि करंट इसमें फ्लो करना स्टार्ट होगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल इन दिस डायरेक्शन, और इसे हम कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। राइट, तो एज पर लॉ ये करंट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस की, यानी जितनी ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई की जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस होगी, करंट की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट की वैल्यू कम होगी, दैट इज द लॉ। तो इसको हम लिख सकते हैं, दैट इज I is directly proportional to V। क्लियर, या इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दें तो ये बन जाएगा V is equal to I is equal to V upon R, right, where R is constant। called resistance, इसको हम resistance बोलते हैं, this R is called resistance या electrical resistance, right। या इसको हम लिख सकते हैं, it implies V is equal to IR, which is Ohm's law। क्लियर, अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें, if you plot a graph voltage versus current, this is V, this is I, तो क्या होगा, as per definition कि current is directly proportional to V, then it will be a straight line। ये एक straight line होगी, it is like this, और इस लाइन को हम स्लोप बोलते हैं एंड इट विल रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल। क्लियर, तो ओम्स लॉ में करंट वर्सेस वोल्टेज जो ग्राफ बनता है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, याद रखना है, दिस इज अ स्लोप एंड इट इज स्ट्रेट लाइन एंड इट रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। क्लियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखनी है, यहां पर जब वोल्टेज और करंट वेरी करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट होती है हमारे पास। राइट, यहां पर अगर आप डायग्राम में देखें तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, यानी R और I में अगर रिलेशन देखें तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि करंट के इंक्रीज करने से या वोल्टेज के इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा,
तो याद रखना है रेजिस्टेंस मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इस पर करंट के इंक्रीज करने या वोल्टेज के इंक्रीज करने डिक्रीज करने का कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना है R डज नॉट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ V एंड I, राइट। हाँ, I और V जो है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। याद रखना है नॉट R does not depends upon value of V and I, क्लियर। लेकिन हाँ, V और I जो हैं वो रेजिस्टेंस R के ऊपर डिपेंड करेंगे। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी तो करंट कम होगा, राइट, और अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट जो होगा वो ज्यादा होगा। दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन R जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगा V और I की वैल्यू के ऊपर। याद रखना है R does not depends upon the value of V and I, but V and I can depend upon the value of R. Clear students? So that is the Ohm's law. अब इसको डिड्यूस कैसे करना है उसको डिस्कस करते हैं। इसका डिडक्शन करनी है तो हमें कैसे करना पड़ेगा? डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। हमें ओम्स लॉ को डिड्यूस करना है थ्योरेटिकली। इसको हम कैसे डिड्यूस कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए हमने एक रिलेशन ऑलरेडी किया हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। वी नो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है हमारे पास ई टॉ अपॉन एम। ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी किया हुआ है, राइट। और हमें साथ में ये भी पता है कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है आल्सो। E इज इक्वल टू होता है V अपॉन L। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्लियर। अगर ये वैल्यू E की वैल्यू हम यहां पुट कर दें तो VD कितना हो जाएगा? ये जाएगा E यहां पर V टो अपॉन M इंटू L। क्लियर। साथ में हमें करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन पता है आल्सो। I इज इक्वल टू NE VD होता है, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दो तो यह आ जाएगा NEA। VD की वैल्यू हमारे पास EV टो अपॉन ML। क्लियर। यही आ जाएगा हमारे पास NE स्क्वायर AV टो अपॉन ML। क्लियर। यहां पर I और ये इसकी वैल्यू। इसको थोड़ा और रीअरेंज कर देते हैं हम। V को हम यहां ले आएंगे, या इट इंप्लाइज I अपॉन V। यहां पर हमारे पास बच जाएगा NE स्क्वायर A टॉ अपॉन ML। क्लियर। या V अपॉन I हमारे पास आ जाएगा ML अपॉन NE स्क्वायर A टॉ। क्लियर। और आप देख रहे हो कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं कांस्टेंट है। ML NE स्क्वायर A तो यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन L जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है दैट इज फिक्स, उसका एरिया फिक्स है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन फिक्स वैल्यू। यहाँ पर करंट डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये वैल्यू फिक्स होती है। इट इज द नेचर ऑफ मटेरियल। टॉ की वैल्यू वेरी करती है बट व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। यहाँ लिखा हुआ है कि टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है तो ये वेरी नहीं करेगी, अदरवाइज मटेरियल्स में
तो रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वेरी करता है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करने से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करता है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं तो ये कांस्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से ये सारी टर्म्स कांस्टेंट हो गई, तो इसको हम एक नाम दे देते हैं आर, राइट। और इसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, या इट एम्प्लाइज V इज इक्वल टू आई आर विच इज ओम्स लॉ। इसको हम क्या बोलेंगे, ओम्स लॉ बोलेंगे। क्लियर स्टूडेंट? सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, इसको अच्छे से आपने याद करना है। डिडक्शन हमने 10th क्लास में नहीं सीखा था, तो इसको कैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के रिलेशन से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी V जो होगा वो इक्वल टू I इंटू आर, जिसमें V इज पोटेंशियल डिफरेंस, I इज द करंट एंड R इज द रेजिस्टेंस। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट हम रेजिस्टेंस की डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज द रेजिस्टेंस, अभी हमने डिस्कस किया R इज द रेजिस्टेंस, तो उसकी डेफिनेशन क्या है? एक्चुअली रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, राइट। किसी भी करंट को फ्लो करने के लिए, कंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है तो उसके लिए एक रुकावट पैदा होती है, उसी रुकावट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। करंट स्मूथली फ्लो नहीं कर पाता कुछ कारण की वजह से, तो वो जो कारण होता है, वो जो उसका ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जो रुकावट होती है, उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और एज पर ओम्स लॉ हमने रेजिस्टेंस के लिए क्या निकाला? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, राइट। ये इसको लिख सकते हो आप, इट इंप्लाइज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या डेफिनेशन निकली हमारे पास? दैट इज R इज इक्वल टू V अपॉन I. This is the electrical resistance and formula for the resistance. R is equal to V upon I. क्योंकि V is equal to IR होता है एज पर ओम्स लॉ, तो वहां से हम R निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू V अपॉन I. अब बात करते हैं इसके यूनिट्स की। इसकी SI यूनिट होती है ओम, याद रखना है OHM, और इसका सिंबल होता है इस तरह से, SI यूनिट इज ओम। तो अगर हमारे पास रेजिस्टेंस अगर मैं ओम में लिख रहा हूं, तो पोटेंशियल की यूनिट होती है मेरे पास वोल्ट, और करंट की यूनिट होती है एम्पियर। क्लियर? तो 1 ओम किसके बराबर आ जाएगा? 1 ओम आ जाएगा इक्वल टू 1 वोल्ट एम्पियर, सॉरी एम्पियर इनवर्स, 1 वोल्ट एम्पियर इनवर्स। क्लियर? सो दैट इज द यूनिट। अब उसी तरह से हम डायमेंशनल फॉर्मूला, यहां से हम ओम्स को डिफाइन भी कर सकते हैं। तो एज पर दिस रूल्स और दिस फॉर्मूला, ओम क्या हो जाएगा हमारे पास? ओम को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज लाइक दिस, ओम इज व्हाट? इट इज द रेजिस्टेंस, हमें पता है। So resistance is said to be one ohm when one ampere of current flow through a conductor having potential difference one volt. Clear? That is the definition of ohm. So ohm is what? It's a resistance, right? So
resistance is said to be 1 ohm when 1 ampere of current flow through a conductor having a potential difference of 1 volt. तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओम बोलेंगे. अब बात करते हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ R. तो हमें पता है R इज इक्वल टू V अपॉन I होता है. तो V इज पोटेंशियल को हम क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू V अपॉन I. पोटेंशियल को हम लिख सकते हैं वर्क अपॉन चार्ज अपॉन I. तो इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला हम अलग अलग लिख लें तो वर्क का फॉर्मूला होता है हमारे पास mL2T माइनस 2 अपॉन चार्ज का होता है डायमेंशनल फॉर्मूला AT, और साथ में यहाँ पर एम्पियर है, करंट इज, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम्पियर. तो ये आ जाएगा हमारे पास mL2T माइनस 3 और A माइनस 2. क्लियर? दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. क्लियर? सो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, इट्स द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट. राइट? अब बात कर लेते हैं, ये स्केलर है, ये वेक्टर, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. इट इज स्केलर क्वांटिटी. R के ऊपर कभी भी एरो नहीं लगेगी. क्लियर? सो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी. एक कई बार क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं इस तरह से, अगर हम ग्राफ की फॉर्म में, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर कि अगर एक ग्राफ प्लॉट किया है V वर्सेस I फॉर टू मटेरियल्स A एंड B. यहां पर हमारे पास दो मटेरियल है A एंड B, जिसमें A की रेजिस्टेंस R1 है और ये रिप्रेजेंट करेगा R2. तो विच हैज मोर रेजिस्टेंस, मटेरियल A और B दोनों में से किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है. क्वेश्चन आ जाएगा आपको, which has more resistance. क्लियर? तो सिंपल आंसर है, रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगी तो क्या होगा, करंट की वैल्यू जो होगी वो कम होगी. तो यहां पर हम देख सकते हैं एज पर दिस, यहां पर देखिए रेजिस्टेंस में अगर हमारे पास R1 है तो R1 के केस में करंट कम है और R2 के केस में करंट ज्यादा है. क्लियर? तो यानी कि जब करंट कम है तो रेजिस्टेंस कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए. इसका मतलब आंसर होगा R1 इज ग्रेटर देन R2, क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट कम होना चाहिए. यहां पर देखिए R1 के केस में करंट की वैल्यू कम है, R2 के केस में करंट की वैल्यू ज्यादा है, यानी R1 ज्यादा होनी चाहिए तभी करंट कम होगा. राइट? तो यहां पर R1 इज ग्रेटर देन R2. तो इस तरह से आप इनको कर सकते हो. अब ये जो रेजिस्टेंस होती है इसका कॉज क्या होता है, कारण क्या होता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस. कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, तो इसका कारण कंडक्टर के अंदर ही, मटेरियल के अंदर ही छुपा होता है. अगर सपोज करिए वी हैव द कंडक्टर लाइक दिस, तो इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. क्लियर? अब जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दी जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं टुवर्ड द पॉजिटिव एंड. क्लियर? तो जैसे ही पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, तो इनका कोलिजन हो जाता है विद द एटम्स एंड आयंस ऑफ द मेटल. मेटल जो कंडक्टर है उसके एटम्स और आयंस के साथ उसका कोलिजन हो जाएगा, जो भी इसके रास्ते में आएगा उसके साथ ये कोलाइड करते हैं.
तो उससे क्या होता है, इनका मोशन जो होता है वो हिंडर कर जाता है, यानी इसके जो मोशन में रुकावट आ जाएगी। क्लियर? तो यही जो रुकावट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर? इट इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद द मेटल और कंडक्टर्स एटम्स और आयंस। जो कंडक्टर के आयंस होंगे या एटम्स होंगे उसके साथ जब इसका कोलिजन हो जाता है तो उससे इसका मोशन रुक जाता है, मोशन में फर्क पड़ता है, और वही रुकावट जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। दैट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो नेक्स्ट इज द factors on which resistance depends। अब ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो मेनली जो फैक्टर्स हैं, फर्स्ट वन वी हैव नेचर ऑफ मटेरियल। नंबर वन जो है, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब है जैसे हमारे पास कॉपर है या सिल्वर है तो उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है, इट इज अ कंडक्टिंग मटेरियल। लेकिन अगर हमारे पास मटेरियल मैंगनीज या कांस्टेंट है तो उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। तो रेजिस्टेंस जो होती है डिपेंड्स करती है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर, फर्स्ट पॉइंट, राइट। कुछ मटेरियल कंडक्टिव होते हैं, कुछ रेजिस्टिव होते हैं। तो जो कंडक्टिव होते हैं उसमें रेजिस्टेंस कम होगी, जो रेजिस्टिव होंगे उनमें रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। नंबर टू, इट डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन। इट डिपेंड्स अपॉन डायमेंशंस। डायमेंशंस का मतलब होता है लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। जैसे फर्स्ट इसमें आ जाता है, इट इज या रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली proportional to the length of conductor, the length of conductor, yani that is R is directly proportional to L. Second, it is inversely proportional to the area of conductor, that is R is inversely proportional to A, right। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी वायर की लेंथ को बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, याद रखना है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। वायर की लेंथ को डबल कर दो, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के, यानी एक चीज बढ़ेगी दूसरी कम हो जाएगी। यहां पर अगर एरिया बढ़ा दें, वायर को मोटा कर दें, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। कितनी कम होगी उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए के। ए की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, ए की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। दोनों को अगर कंबाइन कर दें, ये इट इंप्लाइज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं या इसको हम कर सकते हैं, या इट इंप्लाइज आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, वेयर यहां पर ये एक फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, वेयर रो is constant और इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस
or resistivity. या simple resistivity. Clear? This is called resistivity. अगर हम थोड़ा सा assume कर लें, if L is equal to 1 unit, A is equal to 1 unit, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? It implies R is equal to rho. Clear? तो R रो जो है इट इज द रेजिस्टेंस. अब जहां पर लेंथ 1 है, एरिया 1 है, यानी लेंथ इनटू एरिया हो गया वॉल्यूम, या इसको डायमेंशन बोल सकते हो. तो रेजिस्टेंस क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है. इट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल हैविंग यूनिट डायमेंशन, जिसका लेंथ ब्रेड्थ हाइट कितना हो? 1 हो, 1 यूनिट हो. तो क्या लिख सकते हो? 10. इसको हम लिख सकते हैं 10 specific resistance is equal to the resistance of a material having unit dimension. यूनिट डायमेंशंस. क्लियर? इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. इसको डिटेल में हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी को. नेक्स्ट जो थर्ड फैक्टर है जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, दैट इज टेम्परेचर. एंड थर्ड, it depends upon temperature. टेम्परेचर के साथ ये डायरेक्टली वेरी करती है, यानी दैट इज रेजिस्टेंस इंक्रीजेस with increase in temperature. Increases with increase in temperature and decreases with decrease in temperature. Clear? यानी डायरेक्टली होती है. तो अगर जैसे हमारे पास कोई वायर है, कोई मटेरियल है, उसका अगर टेम्परेचर हम बढ़ा दें तो उसमें करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाती है. राइट? जो कोलिजन होता है वो फास्ट हो जाएगा. किसी भी मटेरियल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो कोलिजन होगा वो फास्ट हो जाएगा. तो जो उसका मोशन होगा वो डिक्रीज कर जाएगा. जो मोशन होगा टू फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड ऑफ द कंडक्टर वो डिक्रीज कर जाएगा, यानी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी. तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रिलैक्सेशन टाइम, जो टाइम होता है बिटवीन टू कोलिजन्स, वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा. डिक्रीज करने का मतलब कि कोलिजन फास्ट हो जाएंगे, और फास्ट होने से मोशन में फर्क पड़ेगा, यानी मोशन डिक्रीज होगा और रेजिस्टेंस जो होगी वो इंक्रीज करेगी. सो इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, दैट इज रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो इस तरह से ये 3 फैक्टर्स हैं. डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, डिपेंड्स अपॉन डायमेंशंस, एंड थर्ड वन, इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. Okay students, so I hope you all understand these topics. Thank you.